क्या हो अगर आपका जिंदगी काफी ज्यादा बेकार जा रहा है, जहाँ पर आपका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और आप जिसको काफी सालों से लाइक करते हो, एक दिन अगर आप उसको एक लड़के के साथ देख लो, लेकिन कहानी पे ट्विस्ट तो तब आता है जब उसको पता चलता है कि उसका भाई बहन असल में उसका रियल भाई बहन नहीं है। और बाद में अगर सभी लड़कियां आपके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि सियोन से पूछने लग जाता है कि सियोन जल्दी से होता आखिरकार तुमने अपना पहला गर्लफ्रेंड कैसे बनाया था। शुरुआत में तो यहाँ पर सियोन कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन तभी अचानक से बॉस को रोस्ट मारते हुए कहने लग जाता है कि लड़कियों को बस देखने से वो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं वाला, इसके लिए तुमको सबसे पहले वो लड़की के पास जाकर उसको प्रपोज भी करना पड़ता है और शायद तुम ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम ये सब में नूब हो। हमारा एमसी कहता है कि शायद तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, मुझे ये सब के बारे में ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं मालूम। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इतने में उस पर उसके पांचों बहन आकर कहने लगती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम लोग सुबह सुबह किस बारे में बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी सुनना है। सिया कहती है कि शायद ये दोनों लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि सभी लड़के 10% ही अपने हॉबीज के बारे में बातें करते हैं, 60% सेक्स के और 30% लड़कियों के। और ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि एक बहन अपने भाई के सामने ये सब के बारे में कैसे बातें कर सकता है यार। तभी ओका कहने लग जाती है कि जरूर आ रहा था सियोन से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा होगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा शर्मा गया था, जहाँ पर वो घबराते हुए कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन तभी अचानक से सियोन कहने लग जाता है कि हाँ इसने ठीक यही सवाल पूछा था और उसने मुझसे ये भी कहा था कि ओका आजकल कुछ ज्यादा क्यूट लग रही है। और ये सब कुछ सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि सियोन असल में उसका भाई नहीं है बल्कि भाई के नाम पे धब्बा है। आखिरकार कौन ही हमने बड़े भाई को इस तरीके से फंसाता है यार। और अगर आप लोग सियोन के जगह पर होते तो क्या आप लोग यही करते, कमेंट पर जरूर बताना। सियोन का ये बात को सुनकर तो द्वेषा का कुछ ज्यादा शर्मा गई थी, इसी वजह से वो चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि जाओ जल्दी से जाकर राता को मजा चखाओ। उसका ये बात को सुनकर इतने में एक डॉग जाकर उसको काटने लग जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये डॉग तो यहाँ पर उसको काट काट के उसका हालत काफी ज्यादा खराब करवा दिया था, जहाँ पर वो अपने मन में यही कह रहा होगा कि आज का दिन ही खराब है, आखिरकार आज मैंने किसका मुंह देख कर उठा था। और तभी ओका कहने लग जाती है कि अपने बहन के ऊपर बुरी नजर से देखना ये काफी ज्यादा बुरी बात होती है। जब भी आगे हमारा एमसी ये कहने की कोशिश करता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों ही करूंगा, वो ये देखता है दूसरा तो ओका ऐसा कुछ करने के लिए वो डॉग को इनाम दे रही थी। और तभी अचानक से हमारा एमसी के पास उसकी और एक बहन आकर कहने लग जाती है कि बस भी करो यार, राता को और ज्यादा तंग मत करो। उसका ये सब हरकत को देखकर तभी ओका कहने लग जाती है कि मैं अपने भाई को तंग नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम उसको तंग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ये सब फालतू का हरकत की वजह से मेरा भाई इतना ज्यादा ठरकी हो गया है। लेकिन तभी हमारा दिमाग चलाने वाला सिया कहने लग जाती है कि भाई बहनों के बीच वो सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर भाई बहन एक दूसरे से वो सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो बुक के मुताबिक वो लोग ज्यादा हेल्दी बच्चे को पैदा नहीं कर पाएंगे। और ये सारा कुछ सुनकर मुझे समझ आ ही गया है कि ये लड़की कुछ ज्यादा दिमाग चलाती है। तब से भाई बहन माँ का बंदरी कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी तुम दोनों अभी बच्चे हो, इसी वजह से तुम दोनों को इसके बारे में बातें नहीं करना चाहिए। जिस पर ओका और सिया चिल्लाती हुई कहने लग जाती है कि हम दोनों बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से मीनामी कहने लग जाती है लेकिन कुछ ही बोलो, हमारा भाई देखने में काफी ज्यादा कूल और हैंडसम लगता है। ये सुनकर जब भी आ रहा था उसके पास जाता है उसको थैंक यू कहने के लिए, ये देखकर तभी अचानक से मीनामी उसके पेट पर एक पंच करती है। इस वजह से तो यहाँ पर हमारे एमसी का हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे जब भी वो उससे इसके बारे में पूछता है मगर क्यों, वो बताती है कि पता नहीं मेरा हाथ ऑटोमेटिकली चलने लग गया, मतलब बहन हो तो इन लोगों की तरह जो कि अपने भाई के पीछे हर टाइम पड़ा रहता है, और अगर मैं अराता के बदले में होता तो गुस्से के मारे हर टाइम मैं यही चीज करता। और तभी अचानक से ओका कहने लग जाते हैं कि जल्दी से ये सारा कुछ छोड़ो, दोनों का जल्दी बर्थडे आने वाली है, उस दिन हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। और आगे वो लोग जल्दी से स्कूल जाने के लिए स्टेशन पर चले जाते हैं। और इन लोग को एक साथ ये स्टेशन पर देखकर तो सभी लोग उन लोग के बारे में बातें कर रहे थे कि ये लोग कितना ज्यादा क्यूट है। लेकिन दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जो कि सिग्मा की तरह अपने भाई के साथ एक जगह पर खड़ा हुआ था, और गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से तो यहाँ पर वो अपने मन में एक गाना गा रहा था। Keep me out, I win. There's things I wanna say to you, but I'll just और आगे वो लोग अपने स्कूल पर जाने के बाद अपने काम पर लग जाते हैं, जहाँ पर हम लोग सिया को देखते हैं जो कि अपना साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही थी। दूसरा हम लोग बंदरी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में कॉलेज स्टूडेंट है। दूसरा मीनामी अपना टेनिस प्रैक्टिस कर रही थी, और दूसरा ओका भी अपने दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रही थी। और दूसरा हम लोग कोतोनो को देखते हैं जो कि जूनियर हाई में थी। और तभी हम लोग उस जगह पर सियोन और अराता को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब भी आगे हमारा एमसी एक लड़की को देखता है, वहाँ पर तो वो कुछ ज्यादा
शर्मा रहा था और उसको शर्माते हुए देखकर तो यहाँ पर सियोन को भी सब कुछ समझ आ गया था। इसी वजह से वो पहले की तरह दोबारा वो घिसा पिटा डायलॉग कहने लग जाता है, क्या था मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लड़कियों को देखने से कुछ भी नहीं होता है। तुम अगर सच में उसको पसंद करते हो तो तुमको जाकर प्रपोज कर देना चाहिए और ये चीज तुमसे नहीं होने वाला है। इसी वजह से बाथरूम पर जाकर मुठ मारो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक दिक्कत हमेशा से ही है, शायद ये सब कुछ तुम्हारे बचपन के वजह से है। मैंने सही कहा ना? और वैसे भी बचपन में तुम्हारे साथ जो लड़कियों ने किया था वो तुमको याद ही होगा। और ये सुनकर मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सियोन किस बारे में बातें कर रहा है। क्या बचपन में सभी लड़की उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया था, ना कि कुछ और बात है। और ये चीज तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसी वजह से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के लाइक मारो और हाई बटन को क्लिक करना मत भूलना। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा एमसी ग्रुप में वही लड़की का प्रोफाइल को देख रहा था, जो देखकर वो उनमें कहने लग जाता है कि मैं तो उसको ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं भेज सकता, इसके लिए भी कारण होता है। लेकिन तभी अचानक से उस पर ओका आकर उसको पढ़ाई में मदद करने के लिए कहती है। और आगे जब भी वो उसके बाजू में आकर बैठती है उसका बोझ तो हिल रहा था। ये देखकर आ रहा था हमने उनसे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने इतना ढीले कपड़े क्यों पहना हुआ है। वो कहती है कि क्या मुझे घर में भी अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे भी तुमको पता ही होगा जब हम लोग बच्चे थे हम लोग एक साथ नहाते थे। और वैसे मुझे सियोन से पता चला है कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो, जल्दी से बताओ आखिरकार वो लड़की कौन है। अगर तुम वो लड़की के बारे में मुझे बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारा कुछ मदद कर दूं। उसका ये बात क्वेश्चन कर रहा था, कहने लग जाता है कि मैं किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता हूँ। मैंने तो बस उस टाइम पे योकोहामा को देखकर ये कहा था कि सच में वो क्यूट है। योकोहामा का नाम को सुनकर ओका कहने लग जाती है, अच्छा वो लड़की भी मेरे ही ग्रुप पे है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ उसका सेट भी करवा सकती हूँ। और इसी वजह से तुमको सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरुआत करनी चाहिए। ये कहकर जब भी वो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली होती है, लेकिन तभी इतने में आ रहा था उसको मना करते हुए कहने लग जाता है कि तुमको ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं जो भी करूंगा मैं अपने खुद के दम पर करूंगा। और इसका बातों को सुनकर सच में मेरा दिल ही खुश हो गया। हम सभी लड़कों का बस एक ही गोल होता है कि काश हमें एक लड़की मिल जाए, लेकिन जब भी हम लोग उस लड़की से बातें करने की कोशिश करते हैं इससे पहले हम लोग का हिल लग जाता है। और हमारा एमसी का क्या हिल लगता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, तो कंटिन्यू करते हैं। उसका ये ऐसा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर ओका भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से अपने भाई के ऊपर चिल्लाते हुए उसके रूम से भाग जाती है। और तभी हम लोग कोतोनो को देखते हैं जो कि एक फोटो देख रही थी। और यहाँ पर तो वो अराता को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और ये देखकर हमें पता चल ही रहा है कि वो अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करती है। बस यही याद रखना कि ऐसा वैसा प्यार नहीं बल्कि वैसा वाला प्यार। अगले दिन पे जब भी हमारा एमसी स्कूल से अपने घर पर जा रहा था वो रास्ते में उस जगह पर योकोहामा को देखता है। और यहाँ पर तो वो एक लड़के के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। मतलब हमारे लौंडे का किस्मत ही खराब है। वो तो यहाँ पर अपने मन में यही कह रहा होगा 2025 में मेरा घी खत्म हो जाएगा, भाम भाम भाम। लेकिन इससे हमारा एमसी थोड़ी ना दुखी होने वाला था। वो चुपचाप जल्दी से अपने घर पर जाकर रेडी हो जाती है कोतोनो का बर्थडे के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ओका और मिनामी काफी देर से किसी बात के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर तभी हमारा एमसी चिल्लाते हुए जल्दी से उन दोनों को शांत करवाता है। मतलब ये होता है बड़े भाई का ख्वाब। मैं तो यहाँ पर इतना देर से यही चीज देखना चाहता था कि वो कैसे अपना एक ही इशारे के मदद से सभी भाई बहनों को एक ही साथ रोक सकता है। और तभी इतने में देखते देखते उस जगह पर उन लोग के फादर आ जाते हैं, जो देखकर आगे जब भी वो सभी अपने फादर के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने ही वाले होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से 1 मिनट रुक जाओ, मैंने काफी दिन पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कोतोनो के बर्थडे के दिन तुम लोग को ये बात बता दूंगा। इसी वजह से जो चीज अभी मैं बताने वाला हूँ तुम लोग ध्यान से सुनना। तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे का असली भाई बहन नहीं हो। मतलब बहन चौथ आखिरकार ये क्या हो गया। शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल यकीन भी हो गया था कि ये लोग असल में एक दूसरे का भाई बहन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और अभी जैसे मेरा रिएक्शन था वैसे तो उन लोगों का भी रिएक्शन सेम था। और आगे अराता के पूछने पर उनके डैड बताने लगते हैं कि असल में मैंने तुम सबको अडॉप्ट किया था और मैंने तुम लोग की मॉम से वादा किया था कि मैं कोतोनो के 15 साल होने पर तुम लोग को ये सब कुछ बता दूंगा। और वैसे भी तुम लोग बड़े हो चुके हो, इसी वजह से तुम लोग ज्यादा इसके बारे में मत सोचना। लेकिन दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि उनकी ये बात को सुनकर तो दूसरा सभी काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी ओका कहने लग जाती है कि क्या सच में हम लोग एक दूसरे का भाई बहन नहीं है। उनके फादर बताते हैं कि मिनामी और सियोनी असल में जुड़वा भाई बहन है। और तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, उससे मैं तुम सबसे बिल्कुल सच ही कहूंगा। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, इसी वजह से चलो शुरू करते हैं। अपने फादर का ये बात को सुनकर तो वहाँ पर उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि आखिरकार अब क्या किया जाए। ओका कहती है कि डैड को ये सब कुछ हमें बाद में बताना चाहिए था। सिया कहती है कि नहीं डैड ने ये सब कुछ अभी बताकर ही सही किया। और तभी अचानक से उस जगह पर मिनामी आकर कहने लग जाती है कि इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की तुम लोग को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आगे सिया बनरी से पूछने लग जाती है कि जब तुम इस घर में पहली
बाहर आए थे तब तुम 4 साल के थे, इसी वजह से बताओ क्या तुमको कुछ याद है? वो बताती है कि मैं अगर सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है, और वैसे भी हमें ये सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, इसी वजह से हम लोग को अभी भी भाई बहन बनकर ही रहना चाहिए। उसका मुँह से ये बात को सुनकर सभी एग्री करते हैं, बस कोतोनो को छोड़कर। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है और यहाँ पर तो हमारा MC अभी भी इसी चीज के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब भी उसको ये बात रियलाइज होता है वो उठकर कहने लग जाता है कि मुझे ये सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चलो मैं नहा कर आता हूँ। ये सोचकर ही जब भी वो नहाने के लिए जाता है तभी अचानक से वो अंदर पर कोतोनो को देखता है, और यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी जोर से चिल्लाए थे। और आगे आ रहा था जल्दी से बाहर आकर कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि तुम अभी भी नहा रहे हो। ये कहकर जब भी वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी अचानक से कोतोनो उससे कहने लगती है कि बड़े भैया क्या आप मेरी बैग को साफ कर सकते हो। दूसरे हम सियोन और ओका को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज कोतोनो का बर्थडे है और उसका एंट्रेंस एग्जाम भी काफी जल्दी आने वाला है। सियोन कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, उसका नंबर सही आएंगे। जिस पर ओका उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार तुमने अंदर पर कुछ भी क्यों नहीं कहा, और बता आखिरकार तुमको सच जानने के बाद कैसा लगा। वो बताता है कि मुझे असल में उस टाइम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने मेरे ऊपर बिजली गिरा दिया है। ओका पूछती है वैसे अराता ने आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा होगा। सियोन कहता है कि क्या तुम इतना देर से इसी बारे में जानना चाहते थे। जिस पर ओका घबराती हुई कहने लग जाती है कि बकवास करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग 15 साल से एक ही घर पर थे, वो भी भाई बहनों की तरह। सियोन कहता है कि ऐसा कुछ जानने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बदलने वाला, वो हमारा बड़ा भाई रहेगा। ओका कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तभी अचानक से सियोन उससे कहने लग जाता है लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। दूसरे हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि कोतोनो का पेट साफ कर रहा था, जहाँ पर वो उसका मदद करती हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम अभी बच्चे नहीं रहे जो कि दूसरों से पेट साफ करवाने के लिए कहोगे, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार से तुम ये काम खुद ही करना। और आगे उसका पेट साफ करने के बाद जब भी वो वहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक से कोतोनो सीधा जाकर उसको पकड़ लेती है। उसका ये चाकू हरकत को देखकर तो यहाँ पर रहा था काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरे हम लोग ओका को देखते हैं जो कि सियोन का बात को सुनकर कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या बक रहे हो। वो बताता है कि असल में कानून के मुताबिक अगर हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है तो हम लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। एक बहन आखिरकार अपने भाई के साथ वो सारा कुछ कैसे कर सकता है। और वैसे आखिरकार उस दिन कोतोनो ने अराता के साथ क्या किया था, क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। वो बताता है कि असल में उस दिन कोतोनो ने अराता को पकड़कर ये कहा था कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उस दिन अराता ने ये कहकर उसको मना कर दिया कि वो लोग असल में भाई बहन है, इसी वजह से वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरा हम लोग दोबारा कोतोनो को देखते हैं जो कि अराता को पकड़ती हुए उससे कहने लगती है कि मैं असल में तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। जब भी आके अराता ये कहता है कि ये बात सही नहीं है, कोतोनो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। मुझे असल में ऑनलाइन से पता चला है कि जिनके बीच खून का रिश्ता नहीं होता वो लोग एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं, और इसी वजह से बताओ क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम अभी जो फील कर रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये सच है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहूंगा, और चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा जब तक मैं अपने आंखों से तुम्हारा शादी होती हुए नहीं देख लेता। इसी वजह से अभी जो कुछ भी हुआ तुम इसके बारे में भूल जाओ और जाकर जल्दी से नहा लो। उसका ये बात को सुनकर आगे कोतोनो भी ठीक यही करती है। देखकर आगे अराता भी उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और उसके जाने के बाद तो यहाँ पर कोतोनो अभी भी कहे जा रही थी कि तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ये बिल्कुल सच्चा है। और दूसरे हम लोग अराता को देखते हैं जो कि छुप छुप कर अपने रूम पर जा रहा था, और तभी हम लोग उस जगह पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उन दोनों का सारा बातों को सुन लिया था। और दूसरी साइड तो हमारा MC अपने रूम की तरफ जाते हुए हमने उनमें ये कह रहा था कि मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोतोनो भी ये कर सकता है। शायद ये साकू इसलिए हो रहा है क्योंकि डैड ने साकू सच बता दिया सबको। लेकिन आगे जब भी वो अपने रूम पर जाता है उस जगह पर तो सिया काफी देर से उसका इंतजार करे जा रही थी। और दूसरा हम लोग बनरी को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास गई थी। बनरी को यहाँ पर देखकर उसके फादर उससे पूछने लगते हैं कि बताओ आखिरकार क्या बात है। और दूसरा हम लोग हमारा MC को देखते हैं जो कि उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। जिस पर सिया उससे डायरेक्ट पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम अभी अभी कहाँ पर थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आ रहा था ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि वो अभी अभी कोतोनो के पास था। इसी वजह से वो झूठ बताती है, कहने लग जाता है कि मैं असल में बाहर पर टहलने के लिए गया था। और बताओ आखिरकार तुमको मुझसे क्या चाहिए, इतनी रात पे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो सिया उससे कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो अराता को धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ने लगती है। उसका ये साको हरकत को देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा घबरा गया था। वो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो कहती है कि तुम जहाँ चिल्ला मत, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। ये कह करी तो यहाँ पर वो उसका कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी। उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर तो यहाँ पर अराता को भी समझ नहीं आ रहा था कि
कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है। लेकिन तभी अचानक से वो उसके ऊपर से हटते हुए कहने लग जाती है कि चलो सारा कुछ ठीक है। आगे जब भी अराता उसे इसके बारे में पूछता है वो उसको बताने लगती है कि मैंने असल में तुमको और कोतोनो को बाथरूम पर देख लिया था। जब भी अराता ये पूछता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमने उस टाइम पे क्या देखा, वो कहती है कि मैंने उस जगह पर सारा कुछ देख लिया। उसका ये बात को सुनकर सबसे पहले अराता उसको अपने ऊपर से हटाता है और आगे अराता के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि मैं असल में यहाँ पर ये कंफर्म करने के लिए आई थी कि तुम्हारे अंदर कोतोनो के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है, और मैंने ये चीज इसलिए भी चेक करना चाहती थी क्योंकि आगे चलकर ये चीज अगर दोबारा हुआ तो कहीं तुम उस टाइम पे कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे। और तुमको अभी टेस्ट करने के बाद मुझे भी समझ आ गया है कि तुम सच में इस घर के बड़े बेटे होने का लायक हो। और तभी अराता कहने लग जाता है कि कोतोनो असल में मेरी छोटी बहन है, इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं उसके साथ कभी भी उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसका मुंह से ये बात को सुनकर आगे सिया भी चुपचाप उसको बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन पे जब भी वो उठता है वो तो कल के बारे में सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन आगे जब भी वो अपने स्कूल के लिए निकलने वाला होता है तभी अचानक से वो अपने सामने बनरी और कोतोनो को देखता है। और यहाँ पर तो वो दोनों ही अपने प्रैक्टिकल क्लास की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जहाँ पर बनरी उसको ये यूनिफॉर्म दिखाते हुए कहने लग जाती है कि बताओ बताओ आखिरकार मैं कैसी लग रही हूँ। जब भी हमारा एमसी ये कहता है कि तुम नॉर्मल लग रहे हो, दूसरी साइड तो वो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। वो कहता है कि लगता है अराता को मेरा ये यूनिफॉर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसका ये बात को सुनकर अराता कहने लग जाता है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। बनरी कहती है तो क्या इसका मतलब मैं एक सेक्सी लड़की लग रही हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा अराता भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो शर्माते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या फालतू का बकवास कर रहे हो, जल्दी से जाओ और अपना कपड़े को चेंज कर आओ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर बनरी उसके सामने कोतोनो का ड्रेस को चेंज कर रही थी, जो देखकर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि जाओ और जाकर हमने घर पर ये सा कुछ करो। और आगे सियोन और अराता एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। फिर हमें डायरेक्ट स्कूल का बात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो अराता बिल्कुल तैयार था हमने घर जाने के लिए। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर मिनामी आकर उसे कहने लगती है कि मुझे भी छुट्टी मिल गई, इसी वजह चलो हम लोग एक साथ घर पर जाते हैं। लेकिन जब भी वो दोनों एक साथ घर पर जा रहे होते तभी इतने में मिनामी का फैन आकर तो उसको घेर लिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मिनामी तो असल में एक टेनिस प्लेयर है और उसका काफी ज्यादा फैन है। और आगे उन लोग के जाने के बाद जब भी अराता उससे इसके बारे में पूछता है वो बताने लगती है कि शायद ये लोग मेरा फैन होगा, क्योंकि जब मैं इस जगह पर एडमिशन लिया था उस टाइम पे तो मैंने बहुत यूनिफॉर्म पहनकर फोटो लिया था और इसी वजह से शायद मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर बेचारा अराता काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड तो छोड़ो उसका कोई फैन भी नहीं है। मतलब इसका किस्मत तो देखो कितना ज्यादा खराब है। और आगे अराता उससे कहने लग जाता है कि तुमको स्कूल से छुट्टी मिली है, इसी वजह से तुमको बाहर जाकर थोड़ा सा घूमना चाहिए। जब भी वो ये कहती है कि मुझे छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं करता हूँ, ये सुनकर तो यहाँ पर अराता भी काफी ज्यादा उदास हो गया था और इसी वजह से आगे अराता उसको पढ़ाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो कैरियोके पढ़ गए थे और इस जगह पर तो अराता काफी देर तक उसको पढ़ा रहा था। लेकिन आगे जब भी मिनामी एग्जाम देती है यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं लिखा था, इसी वजह से वो जल्दी से उससे माफी मांगते हुए जल्दी से गाने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर तो वो काफी खतरनाक गाना गा रही थी। अकेले रहने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई रुके। उसका इतना बदसूरत आवाज को सुनकर तो यहाँ पर अराता काफी ज्यादा हंसने लग गया था। और आगे उन लोग का टाइम खत्म होने के बाद जब भी वो दोनों अपने घर पर जा रहे थे तभी अचानक से अराता की नजर योकोहामा में पड़ता है। उसको यहाँ पर देखकर तो वो जल्दी से एक कोने में जाकर छुप गया था। और आगे जाने के टाइम पे तो अपने एक्स को देखकर तो यहाँ पर अराता कुछ ज्यादा ही दुखी था। और आखिरकार मैं उस लड़की को एक्स क्यों कह रहा हूँ, वैसे भी इन दोनों का तो कुछ भी नहीं हुआ था और उसका मूड तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खराब था। इसी वजह से तो यहाँ पर मिनामी काफी देर से उसके साथ ही बातें करी जा रही थी, जहाँ पर वो अपने भाई को दिलासा देते हुए कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका एक बॉयफ्रेंड है, ये जानकर तुम बिल्कुल भी उदास मत होना। उसका ये बात को सुनकर तो दूर से हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको ये चीज कहाँ से मालूम पड़ा। जब भी उसको पता चलता है कि ये सब कुछ असल में उसको ओका ने बताया है, ये जानकर तो यहाँ पर वो मनी मन उसको काफी ज्यादा गाली दे रहा था। और आगे मिनामी उससे कहने लग जाती है कि तुम हर चीज में अच्छे हो, इसी वजह से हर टाइम खुश रहा करो। ये कहते कहते तो वो अपने भाई का माथे को सहला रहा था। और आगे घर जाने के बाद मिनामी ओका को एक स्ट्रॉबेरी केक देती है और वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर तो उसने ओका का एक चीज खो दिया था, लेकिन अभी तो मिनामी को उसका वो ईयरबड मिल गया है, इसी वजह से वो उसको जल्दी से लौटा देती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर ओका कहने लग जाती है कि चलो मैं तुमको माफ करती हूँ और तुम ये चीज को अपने पास ही रख सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये चीज बिल्कुल भी गुम होना नहीं चाहिए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब भी हमारा एमसी अपने रूम से बाहर निकलता है, उसके सामने तो यहाँ पर कोतोने थी, जहाँ पर वो शर्माती हुई उसको गुड मॉर्निंग कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और तभी इतने में उस पर से आ जाती है
है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। और तभी इतने में उस पर मीनामी आकर कहने लग जाती है कि क्या हालचाल है दोस्तों। ये कहकर वो जल्दी से श्रेया के साथ अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है और आगे अराता भी तैयार होकर जल्दी से स्कूल चला जाता है। और रास्ते में तो यहाँ पर उसको योकोहामा मिल गया था। और तभी अचानक से ओका हमारे एमसी के पीछे जाकर उसको आई लव यू कहती है। सुनकर तो यहाँ पर अराता काफी ज्यादा घबरा गया था और आगे ओका उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने अभी भी उसको प्रपोज नहीं किया। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। जिस पर ओका उसको रोस्ट मारती हुए कहने लग जाती है, तो इसका मतलब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो शुरू होते ही खत्म हो गए। आगे जब भी वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए जाती है, दूसरे तो अराता अपने मन में ये सोच रहा था कि पता नहीं ये हमेशा इतने सारे लड़कियों से कैसे घिरा रहता है। काश इन सभी को भी पता होता कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से दूसरा ओका का दोस्त में से एक लड़की उससे कहने लगती है, वैसे अराता भी काफी ज्यादा हैंडसम है, क्या मैं उसको प्रपोज कर सकती हूँ? और अगर मैं उसको प्रपोज करूँ तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। उसका ये बात को सुनकर एक दूसरी लड़की कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ओका का भाभी बन जाओगे। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से ओका कहने लग जाती है कि ऐसा करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और वैसे भी अराता किसी भी लड़कियों को खुश बिल्कुल भी नहीं रख सकता है क्योंकि उसका नीचे वाला हिस्सा कटा हुआ है। अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो ओका उसका बेइज्जती करते करते थोड़ा सा तारीफ कर दिया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो सभी लड़की उससे ये पूछ रही थी कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल कैसे हो गया। जिस पर वो बहाना बनाते हुए कहने लग जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है। कहकर आगे वो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग एक साथ कोरोना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और आगे अराता और बनरी उन लोगों के लिए कुछ खाने लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब भी वो दोनों आकर देखते हैं उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तो वो लोग गायब हो चुके थे। जो देखकर अराता कहने लग जाता है कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। जब भी आके वो सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो वो लोग बिल्कुल भी फोन ही नहीं उठा रहे थे। अराता कहता है कि लगता है वो लोग किसी राइड पर होंगे। जिस पर बनरी उसका मूड ठीक करने के लिए कहने लग जाती है कि क्यों ना हम लोग डेट का मजा ले। इसका ये बात को सुनकर अराता उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या फालतू का बकवास कर रहे हो और वैसे ही मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाने वाला और इतना खाना आखिरकार कौन ही खाएगा। बनरी कहते हैं कि क्यों ना तुम ये सा कुछ अकेले ही खा लो। जो सुनकर आगे अराता को भी ना चाहते हुए ये सा कुछ खाना ही पड़ता है। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, यहाँ पर तो बनरी उससे कुछ ज्यादा चिपक रही थी। उसका इतना चिपकने की वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गया था। इसी वजह से लगता है शायद उसका खड़ा हो गया है। और आगे बनरी कहने लग जाता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो कहते हैं कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस जगह पर कोई भी हमें नहीं पहचानते हैं, सभी को ऐसा लगेगा कि हम दोनों कपल हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अराता काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है कि अगर तुम यही फालतू का बकवास हर टाइम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और आगे जब भी वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो सभी लड़के बस बनरी को ही देखे जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से बनरी अराता के पास जाकर उससे कहने लगती है कि अगर तुम कभी भी घर पर मुझे खुश करोगे तो मैं तुमको मेरा वो वाला हिस्सा छूने के लिए दूंगा। और ये सुनकर आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि आखिरकार वो किस बारे में बातें कर रहा है। और आगे जब भी बनरी सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, यहाँ पर तो हमारे लौंडे का नजर बार बार बनरी के पीछे वाले हिस्से पर जा रहा था। मतलब ठड़की बनना तो इससे सीखो। लेकिन आगे जब भी उसको रियलाइज होती है वो तो जल्दी से अपना आंखें को ही बंद कर लिया था। और ये सब कुछ करने के चक्कर में तो यहाँ पर वो गलती से नीचे भी गिर गया था। जो देखकर तभी उस जगह पर बनरी आकर उसका मदद करती है और आगे वो लोग एक साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। और उस जगह पर तो बनरी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन दूसरा तो इस वजह से हमारा लौंडे का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर वो शायद अपने मन में यही कह रहा होगा कि भाई आखिरकार मैं कहाँ पर फंस गया। और यहाँ पर तो अराता बीच बीच में अपने भाई के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश भी कर रहा था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर अराता से काफी ज्यादा दूर थे, जहाँ पर ओका कहने लग जाती है कि बनरी का कोई भरोसा नहीं है। शायद वो अराता से ये कह रहा होगा कि चलो हम दोनों डेट करते हैं। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर कोतोनो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन आगे वो लोग एक साथ मिलकर उसका मूड को थोड़ा वो ठीक कर देते हैं। जो कर आगे वो लोग एक साथ मिलकर अगली रात पे जाने लगते हैं। फिर हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो अराता और बनरी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और तभी अचानक से बनरी एक खाने का चीज निकालती हुई कहने लग जाती है कि क्या तुम ये खाओगे। वो कहता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसी वजह से मैं अभी कुछ भी नहीं खाने वाला। लेकिन आगे जब भी अराता बनरी का स्माइल को देखता है, वो अपने मन में कहने लगता है कि पता नहीं क्यों सुबह सुबह ये फालतू का हरकतें करे जा रही थी। और तभी हम लोग उस जगह पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने हाथ पे जूस लेकर एक जगह पर जा रही थी। और दूसरा बनरी अराता का चेहरे को देखकर उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो, इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार क्या हुआ है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अराता को पिछले हफ्ते के सारे बातों के बारे में याद आ गया था। इसी वजह से आगे अराता उससे कहने लग जाता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि हम भाई बहन हमेशा के लिए भाई बहन ही बनकर रहे। उसका ये बात को सुनकर बनरी कहने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। ये क्या करी तो वो यहाँ पर अराता का सर को सहला रही थी। जो करती हुए तो यहाँ पर वो अराता को काफी ज्यादा मोटिवेट कर रही थी। उसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तभी अचानक
अचानक से अराता हमने उनमें कहने लग जाता है कि बचपन में ये बिल्कुल ऐसे ही थी, जहाँ पर वो हमेशा सबका मदद करती थी। लेकिन तभी हम लोग उस जहाँ पर वही बच्ची को देखते हैं और फिसलने की वजह से तो यहाँ पर वो बच्ची का जूस बंदरी के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उसके सामने बंदरी आकर उसको बचा लेता है और ये ऐसा कुछ होने की वजह से आगे जब भी वो बच्ची माफी मांगने लग जाती है। ये दिक्कत तो यहाँ पर अराता कुछ भी नहीं बोला था और आगे बंदरी उसको साफ करते हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार क्या ही जरूरत था मेरे सामने आने की, देखो इस चक्कर में तुम कितना ही ज्यादा भीग गए। वो कहता है कि मैं असल में तुमको बचाना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर बंदरी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और आगे जब भी वो बच्ची अपने मोम के साथ वहाँ से चली जाती है तभी इतने में उस जहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं, जहाँ पर मिनामी और ओका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम भीगे हुए क्यों हो। वो बताता है कि असल में मेरे ऊपर जूस गिर गया था, लेकिन चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आगे जब भी वो दोनों साथ में जाने लगते हैं बंदरी उससे कहने लग जाती है आज से क्या मैं तुम्हारा हाथ को पकड़ सकती हूँ। जब भी अराता ये कहता है कि आखिरकार किस लिए, वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़ती हुए कहने लग जाती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और आगे वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। इस चक्कर में तो यहाँ पर रात हो चुका था और आगे जब भी अराता ये कहता है कि मुझे असल में बाथरूम जाना है, उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सियोन और कोटोनो भी उसके साथ जाने लग गए थे। और आगे उन लोग के जाने के बाद सिया कहने लग जाती है कि जब तक वो तीनों यहाँ पर नहीं आ जाते मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ और मैं असल में ये बताना चाहती हूँ कि आखिरकार कोटोनो ने दोबारा अराता के साथ क्या किया। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। आगे जब भी वो तीनों उससे इसके बारे में पूछती है वो बताने लगती है कि असल में उस दिन अराता ने उसको काफी सही से समझाया और बाद में मैंने जाकर अराता को चेक भी किया था कि कहीं कोटोनो के वजह से उसके अंदर कोई फीलिंग्स तो नहीं आई। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ओका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने उसको चेक कैसे किया। वो बताती है कि मैंने असल में उसके ऊपर जाकर सीधा बैठ गई। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और आगे ओका सबको बताने लग जाती है कि कोटोनो ने पहले भी गेम रूम में अराता के साथ ऐसा किया था। ये सुनकर तो यहाँ पर वो लोग और भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। बंदरी कहती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, मुझे लगता है कि वो वक्त के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आगे जब भी वो लोग वॉशरूम से वापस आते हैं यहाँ पर तो वो लोग फायरवर्क देखने के लिए रुक गए थे और आगे वो लोग फायरवर्क देखने के बाद एक स्टोर पे जाकर काफी सारे सामानों को देखने लगते हैं। और दूसरा हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि बाहर पर अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसका नजर एक कपल के ऊपर पड़ता है और वो लड़की तो यहाँ पर बिल्कुल उसकी क्रश की तरह लग रहा था। लेकिन जब भी वो ये सुनता है कि वो दोनों अभी ओयो पे जा रहे हैं कि उसको तो यहाँ पर पूरा 100% यकीन हो गया था कि वो उसका क्रश बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अचानक से देखने की वजह से तो शुरुआत में उसको उसका क्रश लग रहा था, इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया था। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर ओका आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं असल में यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी परचेस नहीं करना है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ वॉक करने लगते हैं ओका उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में तुमसे कुछ कहना है और वैसे भी हम लोग कुछ दिन पहले ट्विंस थे, इसी वजह से हम लोग को इसके बारे में बातें करनी चाहिए। अराता कहता है कि हम लोग ट्विंस थे नहीं, बल्कि मैं अभी भी तुम लोग को जुड़वा बहन ही मानता हूँ और कुछ भी बोल लो ये चीज कभी भी नहीं बदलने वाला। जो सुनकर ओका कहने लग जाती है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो तुम कहने वाले थे मैं उस टाइम पे तुरंत ही वो कह देती थी। और जब भी हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलते थे वो हमेशा ड्रॉ होता था और ये देखकर हमेशा सभी लोग ये कहते थे कि ये लोग जरूर जुड़वा है। उसका ये सब कुछ बातों को सुनकर तो यहाँ पर अराता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से ओका उसको आई लव यू कह देती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अराता काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और आगे इसके बारे में पूछने पर वो कहने लगती है कि मैं असल में सारा कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सियोन ने आज मुझे कोटोनो और तुम्हारे बारे में बताया और अगर तुम्हारे बदले में कोई और भाई होता तो वो भी बिल्कुल यही करता और वैसे ही वो अभी छोटी है, इसी वजह से उसको अपने फीलिंग्स बिल्कुल ही समझ नहीं आती और ये बात सच है कि मैं हमेशा तुमको अपना बड़ा भाई मानूंगी। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर अराता हमने उनमें कहने लग जाता है कि बाप मेरी बहन ने ये बात को किस तरीके से घुमाया है। मुझे तो शुरुआत में ऐसा लगा था कि वो कुछ और ही कहना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ सुनकर मैं सच में रिलैक्स हो गया। और आगे जब भी हमारा एमसी उससे ये कहता है कि तुम सच में दिल की काफी ज्यादा अच्छे हो, उसका ये बात को सुनकर वो कहती है कि तुम चुप ही हो जाओ और मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है, इसी वजह से मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और उसको जाती हुई देखकर तभी अराता को सियोन का एक बात याद आ जाता है, जहाँ पर सियोन ने एक दिन उससे ये कहा था कि सोचो अगर क्लास के सभी को पता चल गया कि हम लोग असल में असली भाई बहन नहीं है तो आखिरकार सभी लोग क्या क्या सोचेंगे और कई वो लोग ये ना सोचे कि हम लोग अपने बहन के साथ बहुत सारा कुछ भी कर लिए। उसका ये सब कुछ बातों को याद करती हुए अराता चिल्लाती हुए कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ही सोचना नहीं चाहिए। और दूसरे हम लोग ओका को देखते हैं जो कि हमने उनमें कहने लग जाती है कि आखिरकार मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ, मुझे अराता से ये सब कुछ बिल्कुल भी कहना नहीं चाहिए था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराता वर्कआउट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से जहाँ पर मिनामी आकर पूछने लग जाती है कि आखिरकार सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगा कि सुबह सुबह वर्कआउट करना काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसका ये बात को सुनकर मिनामी कहती है कि तुम ये
ये बात शांति से भी कह सकते थे ना। और आगे अराता उससे पूछने लग जाता है तुम ये बताओ आखिरकार तुम इतना जल्दी कैसे उठ गई। वो बताती है कि असल में मैं आज कुछ ज्यादा जल्दी उठ गई। और आगे वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मिनामी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा वर्कआउट क्यों करते हो, और वैसे भी तुमको एथलीट बिल्कुल भी नहीं बनना है, तो आखिरकार तुम ये करते क्यों हो। और हाँ, याद आया डैड ने एक दिन तुमसे ये कहा था कि लीडर को हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, और इसी वजह से तुम पहले डैड के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग करा करते थे। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और तुम भी हर दिन काफी ज्यादा वर्कआउट करते थे, इसी वजह से तुम अभी इस मुकाम पर हो। और ये बात को जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलता है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा मिनामी भी थोड़ा सा शर्मा गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि क्या पता ये सा कुछ मेरे मॉम डैड से मुझे मिला हो। और आगे हमें पता चलता है कि कल रात जब वो अराता को आई लव यू कह रही थी, उस टाइम पे तो यहाँ पर मिनामी ने उसको ये सा कुछ करते हुए देख लिया था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान थी, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस बारे में उसके साथ कैसे पूछे। और आगे जब भी अराता ये कहता है कि मिनामी क्या तुमको वर्कआउट नहीं करना है, वो कहती है कि हाँ मैं जरूर करूंगी बॉस। ये कहकर वो जल्दी से वर्कआउट करने के लिए चली जाती है। और उसको वर्कआउट करता हुआ देखकर तो यहाँ पर अराता भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे समझाओगे आखिरकार ये चीज किस टाइप का वर्कआउट है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा लौंडा उसको कुछ भी नहीं बताता। वो आके चुपचाप दोबारा अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से मिनामी उससे पूछने लग जाती है कि क्या ओका ने तुमसे कुछ कहा था। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हम लोग के झगड़े में तुम लोग को काफी ज्यादा दिक्कत होता है, इसी वजह से मैं उससे ध्यान रखूंगा कि इससे तुम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर मिनामी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। लेकिन आगे जब भी वो बहाना बनाते हुए बाहर जाती है, वो अपने मन में कहने लगती है मैं इस बार भी उससे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाई। और आगे जब भी हमारा लौंडा वर्कआउट के बाद नहाने के लिए जाता है, यहाँ पर तो श्रेया काफी देर से नहाने का तैयारी कर रही थी, और वो यहाँ पर क्या कर रहा था इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। और आगे जब भी हमारा लौंडा उसको बिना कपड़ों में देखता है, वो साइड जाते हुए उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने आखिरकार दरवाजा को बंद क्यों नहीं किया। वो कहती है कि प्लीज माफ कर देना, मैंने तो गेट बंद करना ही भूल गया। मतलब आखिरकार कौन ही लड़की है जो कि गेट को बंद ना कर नहाती है, मुझे ऐसा लड़की कभी जन्म में भी नहीं मिला। और वैसे भी हमारा लौंडा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो दोबारा वर्कआउट कर अपने रूम पर चला जाता है। लेकिन तभी इतने में उसके रूम पे बनरी आकर उससे कहने लगती है कि सच में तुम काफी ज्यादा ग्रेट हो, इतना छोटा रूम मिलने के बावजूद भी तुम्हारा रूम बिल्कुल भी गंदा नहीं है, क्या तुम वो सारा कुछ नहीं करते। जिस पर हमारा एमसी उससे पूछने लग जाता है कि तुम बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो बताता है कि मैं तो बस यहाँ पर टहलने के लिए आया था, क्या कोई इशू है। ये कहकर आगे वो सीधा अराता का ब्राउजर को चेक करने लग जाता है, और उसका हिस्ट्री पढ़कर तो यहाँ पर उसको भी पता चल गया था कि आखिरकार वो रात में क्या क्या करता है। Naughty America. आगे जब भी हमारे लौंडे को ये रियलाइज होता है, वो जल्दी से उसके हाथ से लैपटॉप को ले लेता है। और आगे उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बनरी यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन तभी इतने में उसके पास बनरी आकर उससे कहने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा जाना नहीं चाहता था, लेकिन बनरी के बार बार कहने पर उसको भी आगे ये मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ डेट पर निकलते हैं, बनरी उससे कहने लगती है कि तुम तो उस दिन कह रहे थे ना कि तुमको अपना फोन अपडेट करना है, इसीलिए मैं असल में तुमको इस जगह पर लेकर आई हूँ। ये कहते कहते तो वो यहाँ पर उसका काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि क्यों ना हम लोग इसके बाद ओए पर चले। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अराता काफी ज्यादा शर्मा गया था। वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुमको आइडिया भी है कि हम दोनों भाई बहन हैं। और आगे जब भी वो दोनों एक स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर एक लेडी उसको मोबाइल दिखाने लग जाती है, और यहाँ पर तो हमारा लौंडा एक ही बारे में फोन को चूज कर लिया था। उसको ऐसा करते हुए देखकर तभी उस जगह पर बनरी आकर उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसे लड़के ऐसे भी करते होंगे, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और लड़का होता तो फोन चूज करने में घंटों लगा देता। जिस पर हमारा लौंडा कहने लग जाता है कि मुझे लुक से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस इसका फीचर्स पसंद आया, इसी वजह से मैंने ये मोबाइल को चूज कर लिया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर बनरी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर वही लेडी आ जाती है, और यहाँ पर तो उसने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, जो देखकर वो उससे कहने लगती है कि हमारे पास कपल के लिए भी एक ऑफर है, क्या तुम और एक मोबाइल लेना चाहोगे। वो लेडी का मुंह से ये बात को सुनकर जब भी अराता ये सा कुछ बताने ही वाला होता है, तभी इतने में बनरी उसको पीछे से हक करती हुए उससे कहने लगती है कि वैसे ऑफर तो सही है, इसी वजह क्यों ना हम लोग दो मोबाइल ले ले। उसका ये सा हरकत को देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे का रिएक्शन ठीक कैसा था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं।
लेकिन जब भी आगे उसको रियलाइज होता है वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि नहीं मुझे ये कपल वाला चीज नहीं चाहिए। और आगे जब भी वो दोनों फोन लेकर अपने घर पर जाने लगते हैं बनरी उससे कहने लगती है कि तुमने तो आज काफी अच्छा मौका को गवा दिया, अगर तुम उस यहाँ पर और एक मोबाइल को ले लेते तो तुमको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता। वो कहता है कि मुझे ऐसा ऑफर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों बेड बैठ कर आइसक्रीम खा रहे थे और यहाँ पर आइसक्रीम खाते खाते तो वो दोनों बचपन के बारे में बातें कर रहे थे और बातें करते करते तो यहाँ पर आ रहा था गलती से भूतों के बारे में बताने लग गया था। लेकिन उसका ये सा कोई भूतों के बारे में सुनकर तो दूसरा बनरी का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे बनरी उससे पूछने लग जाती है कि तुम किसी बात से परेशान तो नहीं हो ना। वो बताता है कि नहीं मैं किसी बात से बिल्कुल ही परेशान नहीं हूँ। और तभी हम लोग दूसरा कोतोनो को देखते हैं जो कि अम्यूजमेंट पार्क की वही फोटो को देख रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो फैमिली ग्रुप पर एक फोटो देखता है और यहाँ पर तो बनरी और अराता एक साथ मिलकर आइसक्रीम खा रहे थे। ये फोटो को देखकर तो यहाँ पर वो अपने मन में ये कह रही थी कि क्या बनरी और अराता एक साथ डेट पर गए हैं। ये कहकर वो जल्दी से वो फोटो को सेव कर लेती है। और दूसरा वो दोनों का आइसक्रीम जब भी खत्म होता है तभी अचानक से बनरी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पर तो उसको एक काम याद आ गया था, इसी वजह से वो यहाँ से जाने वाली थी। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारा लौंडा उससे कहने लगता है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, मतलब कि तुमको तो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही डेट पर जाना चाहिए था ना। वो कहती है कि अगर भाई इतना ज्यादा हैंडसम हो तो दूसरे के साथ डेट पर क्या जाना, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम जैसे बच्चों के लिए ये सब कुछ काफी जल्दी होगा। मतलब यहाँ पर बनरी कहना क्या चाहती है, एक साइड से वो उसका तारीफ भी कर रहा है और दूसरी साइड से उसका बेइज्जती भी। और ये देखकर तो मुझे समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक लड़की है। और आगे जब भी बनरी अकेला अपने काम पर जा रही थी वहाँ पर तो सभी लड़के काफी देर से उसको ही घूरे जा रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कंटेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और यहाँ पर मैं कौन सा कंटेंट के बारे में बातें कर रहा था इसके बारे में आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बनरी मिनामी को कॉल करते हुए उसको बताने लग जाती है कि मैंने उससे सारा कुछ पूछ लिया लेकिन मुझे अभी तक भी कोई भी दिक्कत नहीं मिला। तब हमें पता चलता है कि मिनामी असल में बनरी को अराता के साथ भेजा था क्योंकि यहाँ पर वो पता लगाना चाहता था कि ओका और उसके बीच क्या चल रहा है। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है वो तो यहाँ पर चुपचाप मैसेज में उसके साथ बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ पर तो गलती से वो एक मैसेज ग्रुप में सेंड कर दिया था जो देखकर वो घबराती है जल्दी से वो मैसेज को डिलीट कर देती है। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने भी ये मैसेज को नहीं पढ़ा। लेकिन दूसरा हम लोग कोतोनो को देखते हैं और यहाँ पर तो वो उस मैसेज को पढ़ लिया था। और दूसरा हम लोग हमारा लौंडा और सिया को देखते हैं जहाँ पर हमारा लौंडा उससे पूछने लगता है मैं कुछ दिनों से तुमको नोटिस कर रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम वो बात मुझे बता सकते हो। वो कहती है कि इसका मतलब तुम मेरा मदद करोगे, वैसे भी सभी बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड का इतना मदद तो करता ही होगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हमारे लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सिया ने उसको एक गेम खेलने के लिए कही थी। गेम को देखकर तो यहाँ पर शुरुआत में अराता मना कर रहा था लेकिन जब भी उसको आइडिया आता है कि वो असल में उसका मदद करेगा कहा था, ये सोच कर वो जल्दी से ये गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गेम स्टार्ट होने से पहले अराता उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो इतना तो बता सकते हो कि आखिरकार तुम ये गेम खेलना क्यों चाहते हो। वो बताती है कि जब से मैं तुम्हारे रूम से लौटी हूँ उसी दिन से ही मुझे अपने अंदर काफी ज्यादा अजीब अजीब सा फीलिंग्स महसूस हो रही है और इसी वजह से मैं ये गेम को खेलकर जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा प्यार में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि ये सब के चक्कर में मैं अपने एग्जाम पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पा रही हूँ। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा अराता काफी ज्यादा शर्मा गया था। और आगे जब भी गेम खेलना स्टार्ट होता है यहाँ पर तो अराता शुरुआत में उसका बिल्कुल ही क्लोज नहीं जा रहा था, जो देखकर सिया गेम खेलते खेलते जल्दी से उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर अराता काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे जब भी गेम खत्म होने वाला होता है सिया गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है और इस वजह से तो यहाँ पर सिया ये गेम को हार गई थी। लेकिन दूसरा उसका ये सा को हरकत को देखकर तो अराता काफी ज्यादा परेशान था। वो उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर ही क्यों गिरे, तुम बगल में नहीं गिर सकते थे क्या। ये कहते हुए तो यहाँ पर अराता के मन में बस सिया चले जा रहा था। सिया कहते हैं कि चलो क्लियर हो गया कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वैसे भी तुमने आज मेरा काफी ज्यादा मदद किया है, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो वो मन ही मन बार बार सिया के बारे में सोचे जा रहा था और उसका वो पोजीशन जो सोचती हुए वो चिल्लाती हुए कहने लग जाता है कि मुझे ये सब के बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और उसको इतना चिल्लाते हुए देखकर तभी उस जगह पर ओका आकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो और वो छोड़ो अराता क्यों ना हम लोग पूरा रात आज गेम खेले। उसका ये बात को सुनकर आगे अराता भी उसके साथ गेम रूम पे चला जाता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि लगता है तुम मुझसे दोबारा हारना चाहते हो। वो कहती है कि मैं इस बार जम के मेहनत किया है, इसी वजह से तुम मुझे बिल्कुल ही हरा नहीं सकते। उसका ये बात को सुनकर अराता अपने मन में सोचने लग जाता है कि बचपन में मैं जब भी उसको हराता था वो मुझे मार मार कर मेरा हालत काफी ज्यादा खराब कर देती थी, लेकिन अभी वो बड़ी हो चुकी है, इसी वजह से वो अभी ये सा कुछ बिल्कुल भी नहीं करने
वाली। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर तो ओका बार बार उसको हराता जा रहा था और हमारे लौंडे को कई बार हराने के बाद तो यहाँ पर ओका उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन यहाँ पर हराता भी थोड़ी ना कम था, हमारा लौंडा तो एक गेमर है। वो कहता है कि अब मुझे अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। ये कहते कहते तो वो कंटिन्यूअसली उसको बार बार हराता जा रहा था और आगे चलकर हमारा लौंडा ये गेम जीत भी जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर ओका काफी ज्यादा उदास हो गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम अचानक से इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सिग्मा के साथ साथ गेमर भी हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से वो सीधा हराता के पीछे जाकर उसको परेशान करने लग जाती है। लेकिन हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना रुकने वाला था। वो जब भी आगे उसका हाथ को हटाने की कोशिश करता है, वो तो यहाँ पर गलती से उसके ऊपर ही चढ़ गया था। और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे का आंखें को देखते हैं, यहाँ पर तो हराता को बार बार ओका के वही बातों के बारे में याद आ जा रहा था, जो सोचकर वो अपने उनमें कहने लग जाता है कि ये मेरी बहन है, इसी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और तभी अचानक से ओका उससे कहने लग जाती है कि हराता लगता है तुम एक मर्द बन चुके हो। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हराता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे हराता के हटने के बाद ओका ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं अब जा रही हूँ, मुझे अब गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना। लेकिन जाने से पहले वो उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम अगली बार मेरे साथ ये सा कुछ करोगे तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हराता का दिमाग फटे जा रहा था कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि वैसे भी ये सा कुछ सोचने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो मैं सीधा जाकर अपने रूम पर सो जाता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और आगे जब भी वो वहाँ से जाता है, हमें पता चलता है कि कोतोनो तो काफी देर से उन दोनों के ऊपर ही नजर रखी हुई थी और उसने तो यहाँ पर शुरुआत से सारा कुछ देख लिया था। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हराता के डैड उसको बुलाकर उससे पूछने लगता है कि जल्दी से बता क्या तुमको हमने बहन पसंद आ गया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हराता काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो अपने डैड से पूछने लग जाता है कि आखिरकार आप अचानक से ये क्यों पूछ रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं असल में ये सा को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम तो असल में ये फैमिली का बारिश हो और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो कि खुद को प्यार करने से रोक सके। जिस पर हराता पूछने लग जाता है कि आखिरकार आपको मॉम में क्या पसंद आया था जिस वजह से आप उससे शादी कर लिए। उसके फादर बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा मॉम काफी ज्यादा खूबसूरत थी, वो इतना ज्यादा खूबसूरत थी जिस वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल ही रोक नहीं पाया। और बताओ हराता क्या तुमको रूम नंबर 8 के बारे में याद है। वो कहता है कि हाँ मुझे अभी भी पता है, हमने बचपन में हम सभी से कहा था कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब आप ये रूम हमें दिखाएंगे। और बचपन से मुझे ऐसा लगता है कि वो रूम हम लोगों को कोई अलग ही दुनिया पर लेकर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी डैड मैं आपका काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ और जरूर कोई वजह होगा जिस वजह से ये सा कुछ आप हमें बाद में बताए कि हम दोनों भाई बहन नहीं हैं। और भले ये सा कुछ जानने के बाद कोई अपने आप को अलग समझने लग जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबको एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ। और अभी बस आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, मैं घर पर सारा कुछ संभाल लूंगा। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आगे हराता के फादर हमने बीवी के पास जाती हुए कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं उस दिन हराता को अपना बेटा बना लिया और सच में मैंने उस दिन सही फैसला लिया ना चाहिए। दूसरे हम लोग वो 5 लड़कियां को देखते हैं जो कि एक साथ बैठ कर एक रोमांटिक मूवी को देख रहे थे। और आगे मूवी खत्म होने के बाद जब भी वो लोग अपने अपने रूम पर जाने लगते हैं, तभी अचानक से कोतोनो उसके पीछे आकर कहने लग जाती है कि मैं असल में हराता से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और आगे जब भी वंदरी उसको समझाने की कोशिश करती है, कोतोनो चिल्लाती हुई कहने लगती है कि हम लोग सगे भाई बहन बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर सकते हैं और इसी वजह से मुझे हराता को प्यार करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तुम लोग ये चाहते हो ना कि मैं अपने लाइफ पे बिल्कुल भी खुश ना रहूं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं हराता से शादी कर ही रहूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और कोतोनो के वो बात को सोचकर तो यहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन दई मिनामी कहने लग जाती है कि मुझे अपने टूर्नामेंट पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर जब भी वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी अचानक से तो यहाँ पर हराता उसके सामने आ गया था। यहाँ पर हराता को अचानक से देखकर तो यहाँ पर मिनामी काफी ज्यादा घबरा गई थी और यहाँ पर तो वो काफी देर से उल्टा सीधा हरकतें करे जा रही थी। उसका ये सा को हरकतों को देखकर हराता उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा जल्दी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, मैंने सही कहा ना? अगर तुमको कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर वो घबराती हुई कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसको जाती हुई देखकर हराता कहने लग जाता है कि जब भी बोलता है कि परेशानी नहीं है, परेशानी जरूर होता है। दूसरे हम लोग बनरी को देखते हैं जो कि डॉग को खाना देती हुए उससे पूछने लगती है कि हराता ने जब तुमको जॉगिंग पर चलने के लिए कहा था तो तुम उस टाइम पे मना क्यों कर दिए थे? और खाना खाना तो अच्छी बात है लेकिन हर टाइम तुमको फिट भी रहना चाहिए। और आगे जब भी उस जगह पर हराता आता है वो उससे कहने लगता है, ओ अच्छा ये बात है, तुम खाना खाना चाहते थे इसी वजह से तुम मेरे साथ नहीं गए और अगर तुम हर टाइम खाते रहोगे तो तुम काफी जल्दी मोटे हो जाओगे। उसका ये बात तो यहाँ पर वो डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसी वजह से आगे वो हमारे लौंडे को काट काट कर उसका बुरा हालत कर देता है। और तभी हम लोग दूसरे मिनामी को देखते हैं जो कि स्कूल में
प्रैक्टिस कर रही थी और उसको इतना अच्छा खेलता हुआ देखकर तो वहाँ पर सभी लड़कियां ये कह रहे थे कि सच में आज मीनामी कुछ ज्यादा अच्छा खेल रहा है। और आगे प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब भी वो वहाँ से जाने लगती है तभी अचानक से उसके पास 3 लड़कियां आकर उससे पूछने लग जाती है कि प्लीज हमें भी बताओ कि आखिरकार तुम इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो। वो बताती है कि इसके लिए तुमको हर दिन केला खाना पड़ेगा। अरे यार वो वाला केला नहीं बल्कि नॉर्मल वाला केला। केला मतलब कि सिर्फ और सिर्फ केला। आपकी पसंद मेरी पसंद वो है केला। लेकिन उसका ये सब कुछ बातों को सुनकर तो वो तीनों लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से मीनामी एक लड़की को देखकर कहने लग जाती है कि क्या आप मेरे साथ एक राउंड खेलना चाहोगे? अगर मैं हार गया तो मैं आपको जूस पिलाऊंगी। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ मैच खेलने लगते हैं यहाँ पर तो मीनामी काफी इजीली उससे जीत गया था। इसी वजह से आगे चलकर नाव उसको जूस पिलाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि इंटर हाई के बाद मैं ज्यादा खेल नहीं पाऊंगी, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहती हूँ। और वैसे भी तुम जब पहली बार टीम पर आए थे मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसका तारीफ करते करते तो यहाँ पर वो थोड़ा सा उदास हो गया था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो यहाँ पर काफी जल्दी ये टीम को छोड़ने वाला था। ये जानने के बाद तो दूसरा मीनामी भी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। लेकिन दई वो मीनामी का मूड ठीक करने के लिए उसको मोटिवेट करने लग जाती है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। और उसका इतना मोटिवेशन को सुनकर तो दुआ साहब वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी वजह से तो आगे मीनामी उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने लग गई थी। उसका ये सा कोई मजाक को सुनकर वो उससे कहने लग जाती है कि लगता है मुझे अब तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो और एक राउंड खेलते हैं। और आगे कुछ देर बाद जब भी मीनामी प्रैक्टिस करने के लिए जा रही थी तभी अचानक से वो कुछ लड़कियों से नौ के बारे में सुनता है, जहाँ पर वो लोग ये बातें कर रहे थे कि उसके पेरेंट्स ने ये कहा है कि अगर वो इस टूर्नामेंट पे नहीं जीतेगी तो उसके पेरेंट्स उसको टेनिस खेलने बिल्कुल ही नहीं देंगे। उसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तभी अचानक से उसको वो वक्त याद आता है कि जब उसने पहली बार नाव से मिला था और पहली बार जब नाव उसके साथ मैच खेला था यहाँ पर तो नाव काफी बुरी तरीके से हार गई थी। इसी वजह से तो वो यहाँ पर मीनामी का काफी ज्यादा तारीफ करती है। और उसका इतना तारीफ को सुनकर ही तो यहाँ पर मीनामी अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाई। और आगे घर जाने के बाद जब भी वो वर्कआउट करने लग जाती है यहाँ पर तो उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और तभी इतने में उस पर अराता आ जाता है और वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। उसका ये बर्ताव को देखकर तो यहाँ पर मीनामी को ऐसा लग रहा था कि कहीं अराता उसके साथ बहुत सा कुछ हरकत तो नहीं करने वाला है। लेकिन तभी अचानक से हमारा लौंडा उसके पास जाती है, उससे कहने लगता है कि कुछ ही दिन बाद तुम्हारा इंटर हाई शुरू होने वाला है ना, इसी वजह से मैं आज से तुम्हारा ट्रेनर बनूंगा। उसका ये बात को सुनकर वो थोड़ा सा शांत होती हुई उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको सच में लगता है कि मैं खेल नहीं पाऊंगी? वो कहता है तो फिर तुम्हारे पैर में जो चोट लगा है तो आखिरकार उसका क्या? उसका ये बात को सुनकर मीनामी कहने लग जाती है कि आखिरकार कौन सी चोट, मुझे तो कोई भी चोट नहीं लगी। जिस पर आता है उससे कहने लग जाता है कि तुम झूठ किसी और से कहना, मेड ने तुमको वॉशरूम पे अपने पैर पे पट्टी बांधते हुए देख लिया था और इसी वजह से तो तुम सुबह इतना अजीब हरकतें कर रहे थे अपना चोट को छुपाने के लिए, मैंने सही कहा ना? मीनामी कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं है, मैं किसी और बात की वजह से परेशान हूँ। और तभी हम लोग दूसरा ओका को देखते हैं जो कि कल के बारे में सोचकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तभी हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने बहन का चेकअप कर रहा था। और आखिरकार कौन बड़ा भाई इस तरीके से अपने बहन का चेकअप करता है? अगर मैं इन दोनों का फादर होता तो अराता को पीट पीट कर उसका हालत खराब कर देता। और यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम ठरकी था। इसका चेकअप करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया है कि बचपन से इसका बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और ये चीज सोचने के बाद तो वो किसी और चीज के बारे में सोचे जा रहा था जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। चलो बता देता हूँ कि वो असल में उसके साथ बहुत सारा कुछ के बारे में सोच रहा था। लेकिन आगे जब भी उसको ये बात रियलाइज होता है वो थोड़ा सा शांत होती हुए मीनामी से पूछने लगता है कि क्या तुमने अपना टीम को अपने चोट के बारे में बता दिया? वो बताती है कि नहीं मैंने अभी तक नहीं बताया क्योंकि सभी मैच को लेकर मेरे ऊपर काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को बताना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अराता कहता है तो फिर ठीक है लेकिन तुम उतना ही करना जितना कि तुम कर सकते हो क्योंकि अगर तुम लिमिट में नहीं खेलोगे तो तुम्हारा ये चोट और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। वो कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ लेकिन कोई और है जिसके लिए मैं ये मैच जीतना चाहता हूँ और मैं हमेशा ही उसको खुश देखना चाहती हूँ। और यहाँ पर तो मीनामी असल में नाव के बारे में बातें कर रहा था। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर अराता भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि वो असल में ये सब कुछ किसी और के लिए कर रहा है। और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे का स्ट्रेचिंग करवाने लगते हैं यहाँ पर तो मीनामी उसका स्ट्रेचिंग करते करते कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी। उसका ये सब हरकत को देखकर दूसरा अराता तो अपने मन में यही कह रहा था कि आखिरकार इसको कौन ही समझाएगा कि ये अभी बच्ची नहीं रही। और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी अचानक से मीनामी
उसके ऊपर रैप्टा मारती हुए कहने लगती है, तुम मेरे बारे में उल्टा सीधे सोच रहे हो, मैंने सही कहा ना। और आगे वर्कआउट के बाद जब भी वो दोनों अपने अपने रूम पर जाने लगते हैं तभी अराता को अचानक से वहाँ पर कोटोनो मिल जाता है। और यहाँ पर तो कोटोनो कुछ भी नहीं कह रही थी, इसी वजह से अराता जाने से पहले उससे ये कहता है कि काफी ज्यादा रात हो चुका है, इसी वजह से जल्दी से जाकर सो जाओ। उसका ये बात को सुनकर कोटोनो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अभी अभी मिनामी के साथ थे। वो बताता है कि हाँ मैं उसके साथ ही था, क्योंकि हम दोनों एक साथ मिलकर वर्कआउट कर रहे थे। और आखिरकार तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ बात है। जिस पर वो घबराते हुए कहने लग जाती है कि नहीं नहीं कोई भी बात नहीं है। ये कहकर वो जल्दी से सोने के लिए वहाँ से चली जाती है। और आगे जब भी मिनामी का फर्स्ट मैच होता है यहाँ पर तो टूर्नामेंट पे वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो मिनामी काफी इजीली से ये राउंड को जीत लिया था। और आगे टूर्नामेंट के बाद तो यहाँ पर ना और बाकी सब उसको काफी ज्यादा थैंक यू कह रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि खेलते खेलते तो वो लोग असल में फाइनल पे पहुंच गए थे, अब उन लोगों का फाइनल मैच होने वाला है। और आगे जब भी सभी जाने लगते हैं तभी अच्छा से नाव वहाँ पर मिनामी को देखती है। और यहाँ पर तो वो असल में किसी वजह से उस जगह पर रुकी हुई थी। और आगे जब भी वो घर पर जाता है हमेशा की तरह आज भी अराता उसका चेकअप करता है। और अगले दिन पे जब भी बंदरी अकेला बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी इतने में उस जगह पर अराता आकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे समझाओगे आखिरकार तुम ये क्या कपड़ा पहने हुए हो। वो कहते हैं कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग तो बस भाई बहन हैं। और आगे वो दोनों जब भी एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं यहाँ पर तो बंदरी बार बार उसका मजाक उड़ाती जा रही थी। और आगे अराता उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार मिनामी कहाँ पर है। वो बताती है कि आज तो असल में उसका फाइनल है, इसी वजह से वो शायद अपने रूम पर ही होगी। और तभी अचानक से उस जगह पर से आकर पूछने लग जाती है कि क्या तुमने मिनामी को देखा है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अराता भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार मिनामी कहाँ पर गया है। और आज तो असल में उसका फाइनल है, इसी वजह से तो यहाँ पर वो लोग मिनामी को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार वो कहाँ पर है। और आगे जब भी उस जगह पर मिनामी आती है अराता उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना देर से कहाँ पर थे। वो कहते हैं कि मैं तो असल में दुकान पर गई थी। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम पर चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर अराता उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम फाइनल खेलने के लिए नहीं जाओगे। वो बताती है कि सपोर्टर असल में बाद में मैच को देखने के लिए जाती है। उसका ये बात को सुनकर रोका उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम फाइनल नहीं खेलोगे। वो यहाँ पर कुछ न बताकर ही चुपचाप अपने रूम पर चली जाती है। उसका ऐसा बर्ताव को देखकर तो यहाँ पर अराता को भी समझ आ गया था कि दया कुछ न कुछ गड़बड़ है। और आगे जब भी अराता उसके रूम पर जाता है वहाँ पर तो वो आराम से अपना स्नैक्स खा रही थी। और अराता को यहाँ पर देखकर मिनामी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो बताता है कि जिस मैच के लिए तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड थे तो आखिरकार तुमने ये मैच को छोड़ क्यों दिया। वो बताती है कि असल में उन लोगों को मेरा इंजरी के बारे में पता चल गया, इसी वजह से फाइनल पे मेरे बदले में बैकअप खेलेगी। लेकिन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, इसी वजह से मैं इससे भी बड़ा बड़ा मैच खेलने के लिए जाऊंगी। जिस पर अराता उससे कहने लग जाता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी भी कीमत में ये मैच खेलना चाहते हो। लेकिन दूसरे साथ तो मिनामी को ये बात से बिल्कुल ही फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से आगे अराता ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि अगर तुमको अपना मैच का फिक्र नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और आगे जब भी वो बाहर जाता है उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और तभी अचानक से उस जगह पर सियोन आकर उसको अपने रूम पर बुलाता है। यहाँ पर तो वो असल में अराता को मिनामी के बारे में एक चीज बताने के लिए बुलाया था। वो बताता है कि आज सुबह जब मैं गार्डन पर था वहाँ पर मिनामी काफी ज्यादा रो रहा था। शुरुआत में तो उसको रोते हुए देखकर मैं उसको इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो फाइनल खेल नहीं पाएगा मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। और वो ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है ताकि उसकी वजह से हम परेशान ना हो। उसका ये बात को सुनकर तुरंत ही अराता जल्दी से उसके रूम पर चला जाता है। अचानक से आने की वजह से तो दूसरे मिनामी का हालत ऐसा हो गया था। और आगे मिनामी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वो कहता है कि जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर आगे वो सबके साथ मिलकर स्टेडियम पर जाने लग जाता है। ऐसा कुछ देखकर तो मिनामी कल के बारे में सोचने लग गया था कि जब उसके कोच ने आकर उससे ये कहा था कि तुम्हारे टीम के कैप्टन ने ये कहा कि तुम्हारे एंकल में चोट लगा है, इसी वजह से कुछ वजह मैं तुमको फाइनल में खेलने का इजाजत बिल्कुल ही नहीं दे सकता। नाव कहती है कि ये सारा कुछ असल में तुम्हारे भलाई के लिए है। जिस पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम्हें फाइनल मैच के बाद खेलना छोड़ दोगे, इसी वजह से मैं ये फाइनल मैच को जीतना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें वो पर्सन हो जिसके वजह से मैं इतना सालों से टेनिस खेल रहा हूँ। उसका ये बात को सुनकर नाव सीधा उसको हक करते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराता उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं है कि आखिरकार मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आज से तुम कभी भी खुद से और मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहोगे। उसका ये साको शब्द को सुनकर तो दूसरा मिनामी भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसी वजह से वो ठीक है कहती है। और दूसरा हम लोग टेनिस मैच का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो शुरुआत से मिनामी का टीम हारता जा रहा था। और दूसरा हम लोग अराता और बाकी सबको देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंस गए थे, और इस वजह से तो स्टेडियम जाते जाते काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। तभी वो लोग उस जगह पर कुछ साइकिल को देखते हैं। यहाँ पर साइकिल चलाने के
लिए तो वो कंपनी का अकाउंट चाहिए होता है। और तभी अचानक से सिया कहने लग जाती है कि मेरे पास ये अकाउंट पहले से ही है। और आगे अराता उसका अकाउंट का इस्तेमाल करके मिनामी को बाईसाइकिल के मदद से स्टेडियम पर लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर जाती हुई मिनामी उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर अराता बताने लग जाता है कि क्या तुमको वो बात याद है, स्कूल में टीचर ने सब स्टूडेंट से ये कहा था कि तुम लोग अपने मॉम के बारे में एक चिट्ठी लिखो। और हम सब ने उस टाइम पे ये लिखा था कि हमें आपका काफी ज्यादा कमियां महसूस होती है, लेकिन तुम ही वो पर्सन थे जो कि ये लिखा था कि मॉम हमें आपकी काफी ज्यादा कमी महसूस होती है, लेकिन जब आप हमारे बीच नहीं है हम भाई बहन और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। इसी वजह से मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी वजह से हम सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो हमारा फैमिली बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। और मुझे ये भी याद है कि जब तुम्हारे सिर में एक दिन चोट लगा था उस टाइम पे भी तुम हंस रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कभी भी हार नहीं मानते हो। और यही देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इज्जत है, लेकिन तुम बस मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगे। उसका ये सारा कुछ बातों को सुनकर मिनामी उसको हक करते हुए कहने लग जाती है कि ठीक है बड़े भाई। और आगे कुछ देर के बाद अराता मिनामी को लेकर स्टेडियम पर पहुंच जाता है, जहाँ पर अराता अपना सर झुकाते हुए टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे पता है कि मिनामी अभी बिल्कुल भी खेल नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वो खेलना चाहती है, इसी वजह से प्लीज तुम इसको अपने टीम पर खेलने के लिए लो। और वहाँ पर तो मिनामी भी अपने कोच से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करे जा रही थी। उन दोनों को इतना रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर आगे कोच भी इसके लिए मान जाते हैं। और आगे जब भी मिनामी का मैच स्टार्ट होने वाला था वहाँ पर तो मिनामी थोड़ा सा परेशान लग रही थी। उसको इतना परेशान देखकर तभी उस जगह पर उसका सभी भाई बहन मिलकर उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है यहाँ पर तो वो काफी अच्छे तरीके से खेल रहा था, और यहाँ पर तो वो अपने ओपोनेंट को भी काफी इसीलिए हरा दिया था। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो मिनामी के सभी दोस्त काफी ज्यादा उदास थे। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी कोशिश करने के बावजूद भी मिनामी अपना टीम को जिता नहीं पाया था। और सबको इतना रोता हुआ देखकर मिनामी सर से कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं ये मैच हार गई, और इतना बड़ा बड़ा बातें करने के बाद भी मैं अभी भी यहाँ पर ही खड़ा हुआ हूँ। शायद तुम लोग को मैं बेवकूफ लग रही होंगी। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी रोना बिल्कुल बंद कर दिए थे। और आगे वो कहने लग जाती है कि 2 मैच जीतने के बाद भी मैं एक मैच हार गई, शायद मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो हो सकता है हम लोग ये मैच जीत जाते। उसका ये बात को सुनकर तभी उस जगह पर साव आकर कहने लग जाती है कि मैं तुमको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो हम लोग इतना ऊपर पर बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाते, और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं सच कहूँ तो तुमने हमेशा ही अपना टीम का हौसला बढ़ाया है। उसका ये बात को सुनकर आगे बाकी सभी टीम मेंबर भी इस पर एग्री करते हैं। और आगे कुछ देर बाद जब भी अराता उसको देखने के लिए आता है वहाँ पर तो मिनामी एक बेंच पर बैठी हुई थी, जहाँ पर मिनामी उसे कहने लग जाती है कि इतना बड़ा बड़ा बातें करने के बावजूद भी मैं हार गई। और यहाँ पर तो वो हारने के बावजूद भी अभी भी हंसे जा रही थी। और आगे वो कहने लग जाती है कि चलो देर हो जाएंगे, हम लोग जल्दी से घर पर चलते हैं। कहकर आगे जब भी वो अकेला वहाँ से जाने लग जाती है तभी अचानक से उस जगह पर अराता आकर उसको हक कर लेता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी भी मुझसे झूठ मत कहना, और इसी वजह से तुमको जितना चाहे तुम खुलकर रो सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा रोने लग गई थी, जहाँ पर वो रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं और भी ज्यादा अच्छा खेलना चाहती हूँ। और आगे जब भी वो लोग घर पर जाते हैं नहाते हुए तो यहाँ पर मिनामी बार बार अराता के बारे में सोची जा रही थी। और दूसरे हम लोग बाकी सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो का कहने लग जाती है कि मुझे पक्का यकीन है कि मिनामी का टीम ओपोनेंट के साथ मिली हुई थी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मिनामी हार जाए। और वैसे भी मिनामी अपना पूरा जान लगा दिया था। बताओ अराता आखिरकार इस पर तुम्हारा क्या राय है। वो कहता है कि मुझे हर चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये जानकर खुश हूँ कि अभी मिनामी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। उसका ये बात को सुनकर बंदरी कहने लग जाती है कि सच में अराता काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन तभी अचानक से ओका उससे कहने लग जाती है कि तुम बार बार 70 साल के बुढ़े की तरह क्यों बातें करते हो। जिस पर अराता कहने लग जाता है कि क्या तुमने अभी अभी मुझे बुढ़ा कहा। वो कहते हैं कि हाँ बुढ़े के साथ साथ तुम ठड़की भी हो। और आगे जब भी उस जगह पर मिनामी आती है ओका उससे पूछने लग जाती है कि मिनामी तुम्हें भी लगता है ना कि उन लोगों ने चीटिंग किया है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओका कहती है लेकिन उन लोगों के वजह से तो तुम हार गए ना। वो बताती है कि असल में मैं ही जीत करके खेलने के लिए गई थी, और वैसे भी मेरा चोट बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं है, इसी वजह से देखा जाए तो सारा कुछ ठीक ही है। और वैसे भी तुम लोगों ने भी मेरा काफी ज्यादा साथ दिया, इसी वजह से तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी अचानक से अराता उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने नहाने के टाइम पे अपना एंकल को अच्छे से सेका था, क्योंकि अगर तुम अपने पैर का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारा पैर और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। वो बताती है कि हाँ मैंने ये सारा कुछ नहाने के पहले ही कर लिया था। तभी उस जगह पर ओका कहने लग जाती है कि मैं तुम लोग को बताती हूँ कि आखिरकार उन लोगों ने चीटिंग कैसे किया था। और आगे जब भी वो समझाने लग जाती है तभी अचानक से वो चिल्लाती हुए कहने लगती है कि आखिरकार सियोन कहाँ पर है। बंदरी बताती है कि लगता है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ओका काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मेन टाइम पे वो किसी भी जगह पर नहीं होता है, और वो यहाँ पर गुस्सा हो ही रहा होता है। इस चक्कर में तो उसके हाथ के बॉल जाकर सीधा
जब मिनामी को लगने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर अराता आकर वो बॉल को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो ओका से कहने लग जाता है कि घर पर बॉल से बिल्कुल भी मत खेलो। और मिनामी तुम ठीक तो हो ना, तुमको चोट तो नहीं लगी? वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कहते कहते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और यहाँ पर तो वो बार बार आज के इंसिडेंट के बारे में सोची जा रहा था, जहाँ पर वो मन में कहने लग जाती है कि क्या मुझे भी प्यार हो रहा है।